हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं इतनी सारी वीडियोस में एनसीईआरटी की बुक्स, और उसमें हम अब पहुंच चुके हैं क्लास नाइन्थ नाइन्थ की पॉलिटी की बुक में, जिसका हम पहला अध्याय इस वीडियो से शुरू करेंगे। जिसमें इन इस वीडियो सीरीज में हम सिर्फ इन अध्यायों को पढ़ते हैं ताकि कम से कम समय में हम इसमें लगी अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकें। अगर हम इन चीज़ों को पहले पढ़ चुके हैं तो ये हमारे लिए एक रिवीजन का काम करता है, और अगर हमने इन किताबों को अगर पहले कहीं नहीं पढ़ा है तो ये हमारे लिए एक एनसीईआरटी का ज्ञान प्राप्त करने का जरिया हो सकता है। इसके बीच में बेवजह की बकवास कर इन्हें लंबा करना का कोई औचित्य नहीं है, तो इन्हें हम जितने कम समय में पढ़कर एक बार खत्म कर लें वो हमारे लिए बेहतर होगा। और उसके बाद हम इनके एक्सप्लेन वीडियो वो हम अपने अलग तरीके से बना सकते हैं ताकि हमें इन्हें समझने में आसानी हो, या हम इन्हें समझ सकते हैं। पर उन वीडियोस में ये इतनी सारी जानकारी कोई भी नहीं ला सकता है, वो उसका एक अलग महत्व है, और इस तरीके से बुक को पढ़ना उसका एक अलग महत्व है। तो इस वीडियो को मैं बिना बकवास की हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये है पहला अध्याय पॉलिटी का, और इसका नाम है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। सबसे पहले इसके परिचय के रूप में दिया गया ये पैराग्राफ है, जिसमें कहा गया है लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। हम बहुत सरल परिभाषा से शुरू करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारे उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होते हुए भी न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम इन न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की वृहद परिभाषा पर आएंगे। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र की सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, पर ऐसा क्यों है? कौन सी चीज इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है? क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद होने वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है कि लोकतंत्र आखिरकार क्या है। तो आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। तो इसमें हम लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, और उनकी विशेषताएं हम भली भांति रूप से लिख सकते हैं। परिभाषा की जरूरत क्यों पड़ी? आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्र मैरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। एक लोकतंत्र को परिभाषित करने कर करने के इस तरीके को पसंद करती हैं और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती हैं। उसकी अध्यापिका मैटिल्डा लिंगबेद के उसके सवाल का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में शामिल हो गई। तो इस प्रकार इसे एक कहानी का रूप देकर हमें समझाने की कोशिश की गई है, जिसमें सबसे पहले मैरी बोलती है, मैडम मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया, और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था, और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब क्या ऐसा ठीक नहीं होता? मतलब हमें उल्टा पढ़ रहे हैं, ये पहले पढ़ना चाहिए था और वो जो पहले पढ़ा है वो बाद में पढ़ना चाहिए था। तो फिर उसकी मैडम लिंगहौद, मैडम तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसे ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने से पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी नहीं मानते? जरा सोचिए, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम इनका अर्थ जानते हैं। तो पहले के अध्याय में जिस प्रकार हमने लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किया था अपने पॉलिटी को समझने के लिए, और इस अध्याय में हम समझेंगे आखिरकार ये लोकतंत्र शब्द ही क्या है। तो फिर मैरी बोलती है, फिर परिभाषा की जरूरत ही क्यों है?
लिंग होद मैडम बोलती है, हमें परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति को सामान्य बरसात में फर्क करना होता है। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। हमें इसके लिए स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है, क्योंकि लोग इस शब्द का उपयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती है। रिबियांग लेकिन रिबियांग बोलती है, लेकिन मैंने हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्यों है? एक दिन आपने हमें इब्राहिम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों ने के लिए लोगों की और लोगों के द्वारा चलाए जाने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं पर राज कर रहे हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं, और हमें इसमें बदलाव करने की क्या जरूरत है? लिंग होद मैडम लिंग दो मैडम, मैं नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की जरूरत है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब हम इस मसले पर खुद के से विचार न करें, तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किसी भी चीज को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने इसके लिए बहुत कुछ अच्छा कहा है। यहाँ सभी लोग इसे सही मानते हैं। फिर यो योलांदा कहती है, मैडम क्यों मैं कुछ कर सकती हूँ, हमें कोई परिभाषा तलाशने की जरूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। यूनान में डेमोस का अर्थ था लोग और क्रेशिया का अर्थ था शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थ लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। सही सही अर्थ है। फिर परिभाषा की क्या जरूरत है? लिंग दो मैडम बोलती है, इस सवाल पर विचार करने का यह भी महत्वपूर्ण उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूंगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से इसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता। समय और प्रयोग के साथ साथ इसका अर्थ बदलता ही रहता है। अब कंप्यूटर शब्द को ही ले लो, यह कंप्यूटिंग अर्थ गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता है। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे। यह आज शायद ही कोई इस अर्थ से कंप्यूटर शब्द का उपयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में होता है। शब्द वही रहता है, समय बीतता रहता है और उसका अर्थ बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता। फिर मैरी बोलती है, मैडम आपके कहने का मतलब ये है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। लिंग दो मैडम, एकदम सही, इसलिए आओ अब ये काम कर ही डालें। तो इसी प्रकार मैडम कहती है, ये चैप्टर पढ़ो और अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां मत बनाओ, और इसके हिसाब से अपनी परिभाषा इसके बाद में सोच के तय करो कि असल में लोकतंत्र क्या और कैसा हो सकता है। एक सरल परिभाषा, आइए इस चर्चा पर फिर से गौर करें और खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था। लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। इसलिए हम एक सरल परिभाषा को से शुरुआत कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। म्यांमार में सैनिक शासकों का चुनाव लोग
ने ही किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैलाव में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पिनोशे चिले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों के द्वारा शासन नहीं चुने जाते, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें यह हक पाया है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण एवं पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर यह सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है, और यह सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे अभी क्यों बता रहे हो, देख लेते हैं। समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वो लोकतांत्रिक हो या न हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। इसलिए इसे असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। ये है ये कुछ नया ही है जो अभी तक की किताबों में नहीं था। कहाँ पहुंचे और क्या समझे, तो ये तो वो क्रियाकलाप की तरह ही है, नहीं। रिबियांग स्कूल से घर गई और उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथन को जमा किया। इस बार उसने उन उक्तियों में कहने और लिखने वाले के नाम का उपयोग नहीं किया। वह चाहती हैं कि आप भी इन्हें पढ़ें और बताएं कि उन उक्तियों में कितनी अच्छी या उपयोगी है। लोकतंत्र हर जीवन को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाह का चुनाव करना, वह अपने मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन न्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करे। लोकतंत्र की सारी बुराइयों को अधिक लोकतंत्र के से ही दूर किया जा सकता है। तो ये भी हमें कुछ समझने में आसानी या सहायता करेगी। ये क्या कार्टून है, कार्टून बूझे। इराक में अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों की उपस्थिति में हुए चुनाव के समय यह कार्टून बना था। यह कार्टून क्या कहता है, इसमें डेमोक्रेसी को इस तरह क्यों लिखा गया। तो ये सारे चीजें अगर हम खुद से अपने सोच समझ के करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो हम इसको जब एक्सप्लेनेशन के वीडियो देखेंगे तो उसमें हम इन चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। फिर है अगला पॉइंट, लोकतंत्र की विशेषताएं। हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए इसके किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है? कौन लोग शासकों का चुनाव करते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखा से बांधकर काम करना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब बातों पर बारी बारी से विचार करें। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर
1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए और चुनाव हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहकर कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ यह एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों के राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुना किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं है। वे अंतिम फैसला नहीं ले सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथों में था, जो वो जनता द्वारा चुने गए नहीं थे। ऐसे तानाशाही और राजशाही वाले शासक अनेक शासन व्यवस्थाओं में होते हैं। वहां औपचारिक रूप से चुनी गई संसद और सरकार होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। कुछ देशों के असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इसमें हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचे हैं। लोकतंत्र के अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। ये और एक कार्टून है, इसको भी आप बूझें। इसमें लिखा हुआ है कि यह कार्टून लातीनी अमेरिका के संदर्भ में बना था। क्या आपको लगता है कि यह पाकिस्तान पर भी फिट बैठता है? कुछ अन्य देशों के बारे में सोचिए जिन पर यह कार्टून लागू हो सकता है। क्या ऐसा कई बार हमारे देश में भी होता है? इससे पहले एक ये चित्र था जिसमें है, और एक कार्टून और था जिसमें है सीरिया पश्चिम एशिया का एक छोटा सा देश है। शासक बाथ पार्टी और उसकी कुछ सहयोगी पार्टियों को इस देश में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति है। क्या इस कार्टून को चीन और मेक्सिको पर भी लागू किया जा सकता है? लोकतंत्र के माथे पर पत्ते के से बने ताज का क्या महत्व है? ये है सीरिया, और सीरिया ये है डेमोक्रेसी। तो जब तक बाथ पार्टी की सदस्यता का फॉर्म भरकर उसकी सदस्य नहीं बनेगी, अंदर नहीं आ सकती। तो इस तरीके से देखें तो इस चैप्टर में या इस बुक में इस तरह के कार्टून बनाकर हमें लोकतंत्र को समझाने की कोशिश की गई है, और ये हम भी अपने रोजमर्रा के जीवन में या अखबार वगैरह में या अन्य सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि कार्टून बनाकर हास्यास्पद रूप से या किसी चीज को इंगित करते हुए इस तरीके के कार्टून बनाकर उस चीज पर सीधा वार या किया जाता है। अगला पॉइंट है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मुकाबला। चीन की संसद को कुआग्वो रेमिनिन दाइबियाओ दुहाई राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। ये थोड़ा नाम अटपटा है, ये अपन सिंपल ऐसा में समझे तो राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। चीन की
संसद के प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से गुजर मंजूरी लेनी होती है। 2002 से 3 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ लोग छोटी पार्टियों से के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। 1930 में आजाद होने के बाद से मेक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश के किसी भी फौजी शासक या तानाशाह नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को भी जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव के तरफ तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी अब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज ही करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफी पैसे खर्च करती थी। क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों का अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसे नहीं कह सकते। यहाँ काफी सारी समस्या हैं। चीन के चुनावों में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प नहीं होते। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? मेक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहां की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प न था। किसी भी तरह वहां शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहां हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव करना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव के एक और ज्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों का पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के अवसर हो। लोकतांत्रिक चुनावों के बारे में अध्याय 3 में और बातें जानेंगे। इसी बीच में आपको और चीज बता दूं कि ये अलग अलग देशों में लोकतंत्र जो कहने के नाम पर लोकतंत्र है, और उसमें अलग अलग तरह के लोकतंत्र स्थापित हैं। इसमें लोकतंत्र को एक हम मात्रा के रूप में देख सकते हैं कि कहीं लोकतंत्र बहुत कम मात्रा में है तो कहीं थोड़ा ज्यादा, तो कहीं और। तो इस तरीके से लोकतंत्र की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। तो साथ ही हम इन सारे उदाहरणों को पढ़ते हुए हम इसको इंडिया के रेस्पेक्ट में कंपेयर करें तो ये हमें और अधिक जानकारी उपलब्ध कराएगा और हमारी सोच और समझ को विकसित करेगा। आगे पढ़ें तो एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। पहले हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। अब यह सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह बनाए कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का
अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती थी। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों को वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर व्यक्ति नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट एक समान मूल्य का होना चाहिए। अध्याय 3 में इस बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मतलब पहला अध्याय और तीसरा अध्याय आपस में रिलेटेड है, तो उसकी कुछ जो बातें हैं, ये वाली जो भी बातें इस पहले चैप्टर में लिखी गई हैं, वो कहीं ना कहीं फिर से रिलेट करेगी अध्याय नंबर 3 यानी चैप्टर 3 की बातों से। ये एक और कार्टून और दिया गया है, तो उसमें भी यह कार्टून लातिनी अमेरिका के लोकतंत्र के कामकाज से संबंधित है। इसमें सिक्कों की थैलियों का क्या मतलब है, राजनीति के थैलाशाहों की भूमिका के बारे में कार्टून बनाने वाला क्या कहना चाहता है, क्या इस कार्टून को भारत पर भी लागू किया जा सकता है। आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट, जो भी क्या वो भी क्या दिन थे जब मैं ही एक व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था और यही मुझे पसंद था। कार्टून, ये कार्टून समाद सद्दाम हुसैन के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद हुए चुनावों के से संबंधित है। उन्हें जेल में बंद दिखाया गया है और यहाँ कार्टून क्या कहना चाहता है, इस कार्टून के संदेश और अध्याय में आए पहले कार्टून के संदेश की तुलना कीजिए। अगर करनी हो तो जरूर कीजिए। कानून का राज और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासक से मुक्ति मिली। इसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आजादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानू पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, वह पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आजादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान को बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की है और उसकी जवाबदेही को कम कर दिया था। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। सरकारी विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया जा गया और एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह की जो उसके खिलाफ जाते थे और उससे जजों पर दबाव भी डाला। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है। इस पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। लोकप्रिय नेता की तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनावों पर एक नजर डालना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है जितना चुनाव के पहले और बाद की स्थिति पर भी नजर डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के काज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का आदर करे और उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नजर में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र
नगर न्यायपालिका को करनी चाहिए, इसके जिसके आदेश का पालन सब लोग करते हों। इन अधिकारों के बारे में हम अधिक विस्तार से अध्याय 5 में पढ़ेंगे। इससे पहले दिया गया कार्टून देखें तो ये है वो कार्टून, ध्यान से देखिए इसको। अब इसके बारे में है, ये चीनी सरकार ने गूगल और याहू जैसी लोकप्रिय वेबसाइटों पर बंदिश लगाकर इंटरनेट पर सूचना के मुक्त प्रवाह को रोक दिया। इस कार्टून में इसी पर टिप्पणी की गई है। टैंक और निहत्थे छात्र की तस्वीर पाठक को चीन के हाल के इतिहास की एक अन्य बड़ी घटना की याद दिलाते हैं। यह घटना क्या थी, इसके बारे में अन्य ब्यौरा जुटाएं। तो ये तस्वीर देखिए और हम पढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीके पर लागू होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ एक कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसके चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होगा। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं। ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में हम अध्याय 4 में विस्तार से पढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को अंकित कर सकते हैं। वो है क्या है, लाइन पढ़े ध्यान से। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखा के भीतर ही काम करती है। परिभाषाओं का सारांश। अब हमने इतनी सारी परिभाषाएं देखी, उनका सारांश देखे, तो आइए अब तक हुई चर्चा को समेटते हैं। हमने लोकतंत्र की इस सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हमने पाया कि जब हम इनके कुछ प्रमुख शब्दों के और स्पष्ट न हो जाए, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासकों के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को रेखांकित किया। इसके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। दूसरा पॉइंट था कि चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे जो मौजूदा शासक हो को बदल सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये था कि यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो। और अभी जो लास्ट में हमने पढ़ा कि इस संविधान में बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे में मानते हुए काम करती है। लोकतंत्र के कामकाज का या उसकी अनुपस्थिति के इन 5 उदाहरणों को पढ़िए। इसका मेल लोकतंत्र की इन प्रासंगिक विशेषताओं को से कराए जिनकी चर्चा ऊपर की गई है। उदाहरण है कि भूटान नरेश ने घोषणा की है कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ही दी गई सलाह पर काम करेंगे। तो ये क्या है विशेषता, कानून का शासन। भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। यह है अधिकारों का सम्मान। ये हमने कुछ गड़बड़ कर दी है इधर, इनका हमें मेल करना है। तो भूटान नरेश ने घोषणा की कि आगे से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। तो ये क्या है, ये हो सकता है चुने गए। ये मेरा पेन क्यों चलना बंद हो गया। हाँ,
तो भूटान नरेश की आगे से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। तो ये क्या होगा? स्वतंत्र निष्पक्ष चुनावी मुकाबला या चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले। तो ये है चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख है। भारत में से गए तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। तो ये क्या हुआ? ये कानून का शासन हुआ या एक वोट? आगे पढ़े तो नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़े प्रदर्शनियों एवं रैलियों पर रोक लगा दी। ये है कानून का शासन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया। नहीं नहीं। और बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टी इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार न रहे। तो ये हुआ निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। ये हुआ भारत में सर्वोच्च न्यायालय वाला, ये था। तो ये तो कानून का हो गया। और ये नेपाल नरेश का जो था वो है अधिकार। और ये जो श्रीलंका में वोट नहीं दिया गया, तो ये है एक वोट एक मोल। ये वाला विशेषता इसमें शायद नहीं है, क्योंकि श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं है। अगर होता तो एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होता। तो इस तरीके से ये हमने मिलान कर लिया है। तीसरा हमारा पॉइंट है कि लोकतंत्र ही क्यों। मैडम लिंगहोद की कक्षा में एक बहस शुरू हुई थी। उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ाने के बाद छात्रों से पूछा कि क्या उन्हें लोकतंत्र की शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। इस सवाल पर सबने कोई ना कोई टिप्पणी की। लोकतंत्र के गुणों की चर्चा। तो इसमें एक कहानी वापस वहीं से लौट आई कि लोग आमतौर पर उस बारे में क्या सोचते हैं और क्या तर्क विचार कर सकते हैं। तो ये है एक बालिका, वो कहती है, योलांदा, हम नागरिकों के एक हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। दुनिया भर में सभी जगह लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, वहां भी अब हमें इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही है। क्या इससे भी यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है? क्या अब भी हम इस पर बहस करने की जरूरत है? फिर है तारांकिनी। तारांकिनी कहती है कि लेकिन लिंगहोद मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी किसी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हों? तो इसी तरीके से हम एक और विचार हमारे दिमाग में उपज सकता है कि क्या ये किताब में लिखी भी सारी बातें सत्य है? तो इन सबको सत्य ना मानते हुए हमें पहले इनसे सोच विचार करना चाहिए। तो उसके बाद हमें ये लग सकता है कि इसमें लिखी हुई अधिकतर बातें सही और सत्य है। पर एक बार हमें उनको अपनी बुद्धि के हिसाब से तर्क विचार करके अपनाना चाहिए। फिर है जैनी कहती है, हाँ ये गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दे दिया? आधी सदी से ज्यादा समय से लोकतंत्र, और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। ये है रिब्योंग। रिब्योंग कहती है, लेकिन लोकतंत्र इसमें कर ही क्या सकता है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? जैनी बोलती है, जो भी है इससे क्या फर्क पड़ता है? मुद्दा यह है कि हम इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं, देश की परवाह किसे है? फिर वो पाईमोन बोलता है, जो तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जानी चाहिए? बाहर से किसी राजा को देश के पर शासन के लिए बुलाया जाए रोज? पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश के एक मजबूत नेता की जरूरत है। ऐसे नेता की जिसे चुनाव की संसद की परवाह न हो। एक ही नेता के पास सारे अधिकार हो। देश के हित में जो कुछ जरूरी हो वह सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी
से देश में गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होगा। कोई पीछे से चिल्लाया, इसी को तानाशाही कहते हैं। ये बात तो सही है भाई, तानाशाही कहते हैं इसको। फिर दोई बोलती है, अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा? अगर वह खुद भ्रष्ट हो तब? रोज बोलती है, मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ। फिर दोई बोलती है, पर यह ठीक नहीं है, तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। हमें आदर्श की तुलना में आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक से करनी चाहिए। जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो, वे सबसे ज्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। होता सिर्फ यह है कि हमें अनेक बारे उनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती, जैसा कि शायद मोदी जी। ये भी हमें एक सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी गड़बड़ तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते। मैडम लिंगहोद इस चर्चा को पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी। अब उन्होंने हस्तक्षेप किया, तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे कि हम यह देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम हो कौन सही है कौन गलत है, यह तो आप लोग सुलझाएं, पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बात कर रहे हैं। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती या आपको अपनी बात कहने की सजा दी होती तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहां लोकतंत्र न हो? क्या यह लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? फिर है लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। चीजें कितनी भी अच्छी हो या बुरी, उसके पक्ष और विपक्ष में या कुछ ना कुछ तर्क निकल ही आते हैं। तो उसी हिसाब से हम देखते हैं कि लोकतंत्र के खिलाफ भी अब तक हम देखते थे कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है और पूरे विश्व में इसको अपनाया जाए, पर उसके खिलाफ में भी कुछ तर्क बन सकते हैं क्या, उसको हम आगे बढ़ते हैं। इस चर्चा के में लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आ गए जिनमें हम आमतौर पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार होते हैं, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इनमें अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। अगला पॉइंट है, चुने हुए नेताओं को लोग के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। अगला पॉइंट है, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई हैं। इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है? इसमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होता? इसमें से किस तर्क से आप सहमत हैं? या आप अपनी राय इन पॉइंटों को दोबारा पढ़कर या एक बार देखकर दे सकते हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र की सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया में अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ एक बुनियादी चीज होती है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों के में लोगों को भागीदारी बनाने में फैसलों में देरी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है। इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता, पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता। वहां सवाल यह होता है कि
क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है? लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, हमने विपक्ष में तर्क देखे, अब उसके पक्ष में भी कुछ तर्क देखते हैं। चीन में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मर गए। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत ने चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना था कि दोनों देशों की सरकारी नीतियां के कुछ अंतर के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत में खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया वैसा करने की जरूरत चीन सरकार ने महसूस नहीं की। इससे पहले हम ये देखें, ये क्या है, ये कुछ तानाशाही वाला लग रहा है। ये कार्टून ब्राजील का है जिसे तानाशाह के लंबे दौर का अनुभव है। इसका शीर्षक है तानाशाही का छुपा पक्ष। इस कार्टून में किस छिपे पहलू को उजागर किया गया है? क्या हर तानाशाही का एक पक्ष छुपा रहे यह जरूरी है? अगर संभव हो तो चिले के पिनोशे, पोलैंड के जारुजेल्स्की और नाइजीरिया के सनी अबाचा और फिलीपींस के फेर्डिनांड मार्कोस के बारे में ऐसी जानकारी इकट्ठी करें। तो हम क्या देख रहे थे कि भारत और चीन में अकाल चीन में पड़ा और भारत में क्यों नहीं इतनी भुखमरी आई? तो उसमें सरकारी में अंतर था, सरकार के कामकाज में अंतर था, तो करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनाव व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बनाने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरत पर ध्यान भी दे सकती है और नहीं भी, और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर शासकों को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं है। पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरत पर तत्काल ध्यान दें। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अत्यधिक अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम हो सकती है। इसमें कुछ ज्यादा समय जरूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने ही लाभ भी हैं। इससे ज्यादा उग्र या गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना घटती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। तो इस तरीके से हम पढ़ते हुए देख रहे हैं कि जैसे पिछले पिछले चैप्टर में मतलब पिछले जो पैराग्राफ में दिया हुआ था कि लोकतंत्र की क्या क्या कमियां हो सकती हैं या उसकी खिलाफ क्या तर्क थे, तो उन खिलाफ तर्क में जो तर्क दिए गए थे उनको यहाँ पे उनके पक्ष के तर्क में उनको सही ठहराया जा रहा है। जैसे वो तर्क था कि इसमें समय बहुत लगता है और अभी उस समय लगने वाली प्रक्रिया को ही अच्छा बताया जा रहा है। इसी से जुड़ा तीसरा तर्क भी है, लोकतंत्र मतभेदों के टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही। भारत की तरह
भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज्यादा होता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं और जाते भी जुदा जुदा। दुनिया को ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएंगे? ऐसे इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज्यादा ताकत होगी वह दूसरे को दबा देगा और कमजोर समूह को उसे मानना होगा, लेकिन इससे नाराजगी और असंतोष पैदा होगा। ऐसी स्थिति से में विभिन्न समूह ज्यादा समय तक एक साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता, कोई स्थायी रूप से पराजित नहीं होता, तो विभिन्न रूप से एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विभिन्नता वाले देश को लोकतंत्र की एकजुट बनाए हुए हैं। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से तीन तर्क लोकतंत्र को काफी मजबूत साबित करते हैं। लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क इससे बनने वाला सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है। लोकतंत्र में नागरिकों की हैसियत होती है, वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती। अगर इस व्यवस्था से बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम न भी हो तब भी यह दूसरों से बेहतर है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे को होते हैं, लोगों को है। लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक हैं। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद उसके लिए जवाबदेह होते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में आखिर तर्क ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने के अवसर भी मिलता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इससे गलतियां तो ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है और फिर इसमें सुधार करने की गुंजाइश भी है। इसका मतलब यह कि यहाँ तो शासक समूह अपना फैसला बदल ले या शासक समूहों को ही बदला जा सकता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जा सकता। चले अब इस पर चर्चा समेटे। लोकतंत्र हमें सब चीज नहीं दे सकता और न ही यह कभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को जिसका अनुभव है। यह अच्छे फैसले के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किया जाने की ज्यादा संभावना है और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज्यादा बेहतर ढंग से साथ साथ रह सकते हैं। अगर यह इनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है तब भी इसमें गलती सुधारने की संभावना है और इसमें सभी नागरिकों को ज्यादा सम्मान मिलता है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। ये है एक कार्टून और इस कार्टून में दिया गया है कि ये कार्टून पहले पढ़ते हैं किस बारे में। ये है कार्टून कनाडा में 2004 संसदीय चुनाव से ठीक पहले प्रकाशित हुआ था। इस कार्टून समेत सभी लोगों का मानना था कि लिबरल पार्टी की एक बार फिर चुनाव जीत जाएगी, पर जब नतीजे आए तो लिबरल पार्टी चुनाव हार गई। यह कार्टून लोकतंत्र के खिलाफ तर्क देता है या लोकतंत्र के पक्ष में, ये हम इसको पढ़ के देखते हैं। ये बोलता है, हम मतदाता बहुत नाराज हैं, हम अब और सहन नहीं करेंगे। ये लिबरल बहुत घमंडी हो गए हैं, इन्होंने सरकार में हमारा विश्वास ही तोड़ दिया है, हमारा धन हड़प लिया है। 28 जून को होने वाले चुनाव में हम वही करना
करने जा रहे हैं जो एक कनेडियन सबसे अच्छे ढंग से करता है, यानी हम उनको फिर से जिता देंगे। राजेश और मुजफ्फर ने एक लेख पढ़ा। उसमें बताया गया था कि किसी भी लोकतांत्रिक देश ने दूसरे लोकतांत्रिक देश के साथ कभी लड़ाई नहीं छेड़ी है। लोग लड़ाई तभी होती है जब कम से कम एक देश में गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है। पर लेख पढ़ने के बाद राजेश ने कहा कि लोकतांत्रिक पक्ष में कोई अच्छा तर्क नहीं है, ऐसा सिर्फ संयोग से हुआ होगा। यह संभव है कि भविष्य में लोकतांत्रिक देशों के बीच भी युद्ध हो। मुजफ्फर का कहना था कि ऐसा सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। लोकतंत्र में जिस तरह से फैसले लिए जाते हैं उससे युद्ध होने की अंदेशा काफी कम हो जाता है। दोनों विचारों को आपकी सहमति से किसकी तरफ है और क्यों? तो आप किस तरफ है, राजेश की तरफ या मुजफ्फर की तरफ? मुजफ्फर। अगला पॉइंट है कि लोकतंत्र का वृहत अर्थ, मतलब बड़े तौर पे इसका अर्थ क्या है। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की असीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उस न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहां सभी लोग शासन नहीं चलाते। सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह जरूरी हो जाता है क्योंकि में दो पॉइंट है कि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं है, और अगर यह संभव हो तब भी हर नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता या कौशल नहीं होता। तो ये इसी के कारण चुनाव करके किसी एक प्रतिनिधित्वआत्मक शासन, लोकतांत्रिक शासन का रूप बनाया जाता है। इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरत समझ मिलती है। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इनमें से इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच में अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें लोकतंत्र के बृहद अर्थ को समझना होगा। नीचे एक और कार्टून, इतने कितने कार्टून है भाई। ये कार्टून है प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण का। ये चर्चित कार्टून देश की आजादी की स्वर्ण जयंती पर टिप्पणी करता है। दीवार पर बने चित्रों में से आप किन किन को पहचानते हैं और क्या देश में बहुत सी आम आदमी में इन कार्टूनों के आम आदमी की तरह सोचते हैं? तो ये है कार्टून। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार के अलग संगठनों के लिए करते हैं। जरा इन कथनों पर गौर कीजिए। हम लोगों का परिवार काफी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले लेते हैं। फैसले में मेरे विचार का उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। मुझे वे ने अगला पॉइंट है कि मुझे वे शिक्षक नापसंद हैं जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाजत नहीं देते। मैं तो ऐसे शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। तीसरा पॉइंट है कि एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं और वे इस क्या लोकतंत्र की बात करेंगे। लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीके को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है कि इस फैसले को प्रभावित करने वाले सभी लोगों की
साथ विचार विमर्श के बाद और उसकी स्वीकृति से फैसला लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली न हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व हो जो होना जिसका किसी बहुत शक्तिशाली का। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है और किसी अन्य संगठन पर भी। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों को जरूर करना चाहिए। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं होगी। अगला पॉइंट है कि लोकतंत्र के प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए चुनाव की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्था को परखें तो लगेगा कि दुनिया को कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें लोग मौजूदा लोकतंत्र व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या काम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर समझने में मदद मिलती है। इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणाओं पर ज्यादा बातें नहीं की हैं। हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की है। अगले साल आप लोकतांत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीके के बारे में और ज्यादा बातें समझेंगे। इस समय हमें सिर्फ इतना याद कर लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन में अनेक पहलुओं में प्रासंगिक और लोकतंत्र की कई रूप ग्रहण कर सकता है। सामान्यतः समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप लोगों द्वारा चुना गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। इसके बारे में हम अध्याय 4 में ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन ये समुदाय छोटे हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने में दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। फिर तो सभी लोग साथ बैठकर सीधे वही फैसला कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को इसी तरह काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के लिए कुछ और तरीके की कल्पना कर सकते हैं? इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी देश के आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, पर इनसे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र के निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदेश को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की जरूरत होती है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी है। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। यही चीजें लोकतंत्र को अन्य शासक व्यवस्थाओं से अलग करती हैं। राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं से सभी नागरिकों को राजनीति के हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती हैं कि नहीं है कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती हैं। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ने को ही लोकतांत्रिक राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इसी के साथ
हम देख सकते हैं कि जैसा कि इस बुक का ही नाम था लोकतांत्रिक राजनीति, तो जो कि लोकतांत्रिक राजनीति स्पष्ट हो गई क्योंकि यह 9th क्लास की किताब। तो इस किताब के नाम से ही स्पष्ट है कि हमें इसमें किस तरीके की चीजें देखने को मिलती रहेगी, और अगले वीडियो में हम अलग अलग तरह की चैप्टर पढ़ के इसके बारे में और ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर तो यहीं खत्म हो गया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।